से बिलोंग करते हैं और क्या आपका नाम है, मैं चाहूंगा स्टूडियो में बैठे हमारे भाई आपसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, तेज भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हर्ष कुमार तिवारी है और मैं NSY यूपी ईस्ट का स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मैं सिसवा विधानसभा का नागरिक हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति विशेष जैसे ब्राह्मणों पे अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टिप्पणी किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, ये आजकल भाजपा के गठबंधन में संजय निषाद जी हुए और भाजपा के गठबंधन में मोती राजभर जी हुए। तो ये अलग अलग पार्टियों के कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो जाति विषय पर टिप्पणी करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। लेकिन एक नफरत की राजनीति जो होती है उसका ये लोग बीच समाज में बो देते हैं और समाज के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे अभी भी आपने तिवारी जी कहा कि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है जी। क्यों ब्राह्मण समाज के पास कुछ है ही नहीं कि उनके पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, या ब्राह्मण समाज बहुत कुचले दबे लोगों में गिने जा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज कुचला दबा वो तो है, गरीबी तो है इस समाज में, परंतु इस समाज का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये बुद्धिजीवी है और ये समाज को एकजुट करने का काम करता है, समाज के हर तबके को जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का काम करता है। आपने कहा कि समाज को जोड़ने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो राजनीति के दौर पे और राजनीति के पदेन अधिकारी ब्राह्मण के बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे हुए मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इस तरह का टिप्पणी किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पदेन अधिकारी ब्राह्मण समाज से जो हैं, क्या उनपे कोई झेप नहीं आया या फिर वो ब्राह्मण समाज को दबा रखना चाहते हैं? देखिए, झेप तो उनको आना चाहिए था और उनको विरोध करना चाहिए था, परंतु शायद हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ रहा हो कि बीजेपी से उनका पूरा होता हो, कुछ ठेकेदारी मिलती हो, कुछ पावर मिलता हो, तो क्या ब्राह्मण समाज सिर्फ ठेकेदारी और अपने स्वार्थ के लिए ही उनसे जुटी रहती है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? ये पूरे समाज की बात नहीं है, ये कुछ नेता जो भाजपा में हैं और चुप है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण समाज एक निस्वार्थ समाज है, बुद्धिजीवी समाज है जो समाज को जोड़ने का काम करता है और समाज के हर तबके के लोगों जो बुद्धिजीवी समाज है और जो जोड़ने का काम करता है, उन्हीं के विरोध में ऐसे बयान होते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोग अपने आप को पिछड़ा नेता कहते हैं और पिछड़ा समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। इनसे कभी इनके किसी भी भाषण में आप नहीं सुनेंगे कि पिछड़ा समाज को ये मिलना चाहिए, पिछड़ा समाज को वो मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का, अग्रट समाज का ये बुराई करके उनको गाली देकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले गैस के दामों में कुछ रुपए की घटोत्तरी हुई है। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने जो भी तकनीकी सुविधाएं आपको मिल रही हैं आज के समय में, ये उत्पन्न कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन आज कांग्रेस का इतना विरोध क्यों? देखिए, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। आप जब गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं विरोध नहीं है? देखिए, विरोध कांग्रेस का नहीं है, लोग अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। हम लोग 10 साल सरकार में थे, हम लोगों ने बहुत विकास किया। हम लोग चुनाव हारे क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी थी, 10 साल हम लोग सरकार में थे इसलिए हम चुनाव हारे। और कोई ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने, जितने भी हम लोगों के ऊपर आरोप लगे थे कांग्रेस पार्टी को, सारे निराशा, क्लीन चिट मिल गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब में बरी कर दिया। तो ये जो झूठे आरोप थे, झूठे घोटालों के आरोप थे, सब झूठे साबित हुए। अभी रही बात गैस की, तो लगातार 10 सालों से ये 400 का जो सिलेंडर था उसको 1200 पे लाए। अब चुनाव आने वाला है तो 200 घटा लिए, तो लूट रहे हैं। हमारे वाला राजस्थान में हमारी सरकार है कांग्रेस की, हम तो 500 रुपए में सिलेंडर वहां दे रहे हैं। तो हमने तो हमेशा से मिसाल कायम करने के लिए काम किया है। आपके सरकार को बजट सदन से अलग से मिलती है क्या? देखिए, जो भी पैसे आते हैं वो जनता के द्वारा ही हमें दिए जाते हैं, तो हम जनता को सुविधा नहीं देंगे क्या? वो पैसे हम अपने सुविधा के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। हम मीडिया में लाखों करोड़ नहीं खर्च करते, हजारों करोड़ नहीं खर्च करते अपने प्रचार के लिए। वो पैसा हम जनता को फिर से रिफंड करते हैं गैस के रूप में, शिक्षा के रूप में, इलाज के रूप में, ताकि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अभी आपने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर
हमारी सरकार देती है, तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में पता नहीं, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देते हैं? अगर राजस्थान में 500 रुपए पे सिलेंडर मिलता है तो यूपी में भी तो सिलेंडर की कीमत वही होनी चाहिए। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो आज मेन जो पावर सेंटर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, उनका आदेश नहीं होगा कि आप सस्ता मत करिए, हम जो रेट बता रहे हैं उसमें दीजिए, तो ये कैसे देंगे? ये सिलेंडर वगैरह सब प्राइवेट हाथों में चला गया है उसका बिजनेस, तो हो सकता है इनके मित्रों को कुछ घाटा वगैरह हो, इसलिए नहीं दे रहे हो। अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी का एक और प्रधानमंत्री जी का एक विशेष नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपके उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित। आए दिन अभी हम कुछ साल पहले ही एक वो हुआ था, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। तो ये सुरक्षित नहीं है, सिर्फ नारे हैं, ये जुमले हैं, ये जनता को गुमराह करने के लिए है। यहाँ पे महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। अगर सुरक्षित होती तो आए दिन हमें ये दुर्घटनाओं की खबर नहीं मिलती, आए दिन समाचार मिलते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक कहा करते हैं कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और जब भी वो अपने गृह जनपद गोरखपुर में आते हैं तो गौ सेवा बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अपने जाते हैं, चना गुड़ या जो भी सेवा करना होता है वो करते हैं। लेकिन उनके सटे जनपद एक महाराजगंज है, और महाराजगंज में ऐसे कई गौशालाएं भी खुली हुई हैं, जिसे गौसदन है। उसमें हमारी गौ सेवा के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन गौओं की वो दुर्दशा होती है, उन्हें रोडों पे या जब रोड से उठा के उनको गौसदन भेज दिया जा रहा है तो वहां की दशा देख के बड़ी आत्मा में कष्ट होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों की राजनीति जो है शुरू से पार्टी, हो सकता है योगी जी गौ सेवक है, कई बार वीडियो आता है गौ सेवा करते हैं वो, लेकिन पता नहीं क्यों उनके नहीं, आप कह रहे हैं कि गौ सेवक हैं, अभी हमेशा देखने को मिलता है। मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों वो महाराजगंज के जनपद पे नहीं ध्यान देते हैं। अब यही गौसदन में पिछले कई दिनों कई सौ गायें मर गई। कौन सी गौसदन? ये मधुबनिया गौसदन में कई सौ गायें मर गई, लेकिन उसको पूछ क्या हुआ ना, उसको एक भी पूछने आए, जांचने आए, ना कोई जांच कमेटी बैठाई कि आखिर वो जो फंड जा रहा है गौसदन में वो किस मद में प्रयोग हो रहा है। तो आपकी सरकार विपक्ष में है जी, तो क्या इस मुद्दे पे सवाल नहीं करती? बिल्कुल, हम तो हमेशा से सवाल करते हैं। हम तो अभी कुछ दिन पहले ही तहसील में इस पर मैंने ज्ञापन दिया था कि वो गौसदन में सैकड़ों गायें मर रही हैं, आखिर उसमें क्या किया जा रहा है, उसकी मेडिकल क्या व्यवस्था? क्या आपने ज्ञापन दिया, उसमें कोई कार्रवाई हुई? पता नहीं क्या हो सकता है, कार्रवाई जो है ऊपर से आदेश आया हो कोई कार्रवाई न करने के लिए, या फिर हो सकता है ये भी लोग मिले हों। अच्छा, यानी कि ऊपर के आदेश पे ही यहाँ के लोग कार्रवाई, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई करते हैं? देखने में तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है। तो आपकी सरकार विपक्ष में या अन्य भी पार्टियां विपक्ष में है, तो विपक्ष की पार्टियां फिर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल क्यों नहीं उठाती, इस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करती? चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे आए दिन अभी आपके सिसवा विधानसभा में आए कुछ दिन पहले, मतलब ये देखने में भी आ रहा है और शायद आपके संज्ञान में भी हो कि ऐसी तमाम सारी हत्याएं हो रही हैं। और आप जहां से आपने बताया कि मैं निचलौल से बिलोंग करता हूं, आपके निचलौल थाने से, निचलौल सर्किल से तमाम सारी हत्याएं अभी 6 महीने के अंदर हुई हैं। क्या इस पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही जिससे हत्या पे अंकुश लगाया जाए? देखिए, कार्रवाई जो भी करना, हत्या पे ये कानून का काम है, और मुझे जहां तक वो है कि कानून अपना काम कर रही है, फिर भी आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष जो है सवाल इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है सरकार से, तो मैं आपसे बता दूं कि मैं खुद यहाँ पे जो हमारे नगर में हत्याएं हुई पिछले कई दिनों, पूरे सिसवा विधानसभा में कई हत्याएं हुई, मैंने खुद हमारे परिंदा से विधायक हैं श्री वीरेंद्र चौधरी जी, मैंने उनको लेटर दिया और वो खुद विधानसभा में इस पर प्रश्न पूछे। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष क्वेश्चन नहीं कर रहा है, विपक्ष लगातार क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात आपके सिसवा विधानसभा में और आपके महाराजगंज जनपद में, आपके गृह जनपद के निवासी हैं सांसद जी और वित्त राज्य मंत्री जी भी हैं। उन्हीं के आवास से महज लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे सिंदुरिया से सवेया मार्ग को जोड़ने वाली सड़क है।
जिससे अभी कुछ दिन पहले वहां के ग्रामीणों ने उसे नौका विहार का नाम दिया था। क्या माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का उस पर ध्यान नहीं है, या सिसवा के जनता की तरफ विधायक जी का या माननीय सांसद जी का उस पर मोह नहीं है यहाँ के जनता से? देखिए, रही बात सांसद जी की, आपने बात की, तो सांसद जी को यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर चले जाते हैं। उनका यहाँ की जनता से कोई मोह नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ एक जरिया समझते हैं सांसद जाने के लिए। वहाँ यहाँ की जनता उनको कोई मतलब नहीं। तो फिर उन्हें सांसद बनाया क्यों जाता है? जनता उन्हें चुनती क्यों? पार्टी की उसमें लहर चलती है। कांग्रेस का विरोध हुआ, कांग्रेस हार गई, ये जीत गए। ऐसा नहीं है कि ये लोकप्रिय है। अभी कुछ दिन पहले आपके सांसद जी अपने चहेते को एक चुनाव लड़ाए थे वार्ड नंबर 4 से। जी, वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ाए थे, जिसमें सांसद जी का जो कैंडिडेट था वो हार गया था। और सांसद जी बार बार सांसद के पद पे पदासीन होते हैं, तो एक छोटे से पद पे जो है उन्होंने अपना चुनाव नहीं निकाल पाया। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल लेवल पे सांसद जी की कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। सांसद जी 2 बार, पिछले बार अपने भतीजे को यहाँ से लड़ाए थे वार्ड नंबर 4 से, जो बुरी तरह से हार के यहाँ से गया था। फिर किसी चहेते को लड़ाए, फिर लड़ाएंगे। वार्ड नंबर 4 की जनता जागरूक है। मैं भी उसी वार्ड नंबर 4 का वोटर हूँ। पंकज चौधरी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीतेगा वार्ड नंबर 4 से। आप कह रहे हैं वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी जीतेगा नहीं, उनके कोई चहेते नहीं है। फिर ये भी तो महाराजगंज जनपद के अंतर्गत ही आपका वार्ड नंबर 4 है, जहां लगभग हमको लगता है कि 10,000 मतदाता तो जरूर होंगे। तो क्या ये 10,000 मतदाता माननीय सांसद जी को मत नहीं देते? देखिए, मताधिकार सब वो जहां भी सोचे वहां वोट देंगे। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 4 की जनता इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देगी और उसे ही सांसद बनाएगी। अभी कुछ दिन पहले चुनाव बीता है, और चुनाव के बीतने के कुछ दिन बाद ही एक ऐसा आवाज उठा जो कांग्रेस के प्रति उठा था कि कांग्रेस ने पूरे देश के लिए कुछ नहीं किया और देश को 50 साल पीछे कर दिया। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, ये मूर्खतापूर्ण, पता नहीं कौन से लोग ऐसा कहते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो भारत देश सुई भी नहीं बनाती थी, और आज भारत देश हवाई जहाज बना रही है। आज भारत देश इसरो पे चंद्रयान भेज रहा है, तो किसकी देन है? इसरो किसके द्वारा बनाया गया था? क्या ये सावरकर के द्वारा बनाया गया था इसरो? क्या ये आरएसएस के लोग बनवाए थे इसरो? इसरो की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहती है। भारतीय नरेंद्र मोदी क्या करते थे 2014 से पहले? हम वीटो पावर लाएंगे, हम वो दाऊद इब्राहिम को विदेश से उठा लाएंगे, हम काला धन विदेश से लेते आएंगे। आज उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी बहुत कुछ कहती है, तो बीजेपी के कहने पर मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव मैदान में आए थे तो उन्होंने 15-15 लाख रुपया सबके खाते में दिया था। क्या दिया नहीं था? वो कहा था देने के लिए। अच्छा, दिया नहीं था, सिर्फ कहा था देने के लिए। वो तो बाद में अमित शाह का जो है उन्होंने खुल के कहा था ये जुमला है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहा। 15 लाख कोई सरकार देती है। हालांकि सभी पूरा देशवासी जानता है कि उन्होंने मन से कहा था अगर काला धन आ जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप 12वीं पास किए हैं कि इंटर? देखिए, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। इस बार मेरा लास्ट ईयर है। मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अच्छा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी पदाधिकारी के द्वारा एक बयान आया था। जी, मैं समझ गया। वो कहते कि इंटर के बाद 12वीं में ये हमारे अमित शाह जी के द्वारा आपने मेरी क्वालिफिकेशन आप पूछ रहे हैं, तो मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि क्या ना बीजेपी क्या कहती है, उसके प्रश्न पूछे। बीजेपी के मैं किसी भी बात पे मैं गंभीर नहीं रहता हूँ। बीजेपी के लोग उल्टा सीधा आके यही समाज में उल्टा सीधा बातें करते हैं। अब बताइए, जहाँ चंद्रमा पे जिस प्लेस पे चंद्रयान लैंड किया है, उसका लैंडर वो हुआ है, उसका जगह का नाम ये शिव शक्ति रख दी है। ये तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति है ये? अच्छा, जब ऐसे बयान आपके
माननीय सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में हमारे छात्रों का भविष्य उज्जवल है या अंधकारमय है? देखिए, छात्रों का भविष्य में क्या बताऊं, अभी पिछले दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस 50% बढ़ा दिया गया। डीडीयू में जिस हॉस्टल का फीस 4000 लगता था वो 35000 कर दिया गया। तो छात्रों का क्या भविष्य लोग देखेंगे? छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, तब छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। छात्रों से लाखों फीस लिया जा रहा है, एमबीए में 1 लाख रुपए एनुअल फीस लिया जा रहा है, तो छात्रों का भविष्य कहां से क्यों इनकी सरकार में? गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग ही आगे बढ़े, फले फूले, वही भी कॉन्ट्रैक्ट भी पूंजीपतियों को मिलेगा। हवाई जहाज एयरपोर्ट कुशीनगर में कई हेक्टेयर जमीन लेकर बनवाएंगे, फिर अडानी को दे देंगे। यही तो इनका काम है। सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, छात्रों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे क्या देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जनता में अपील करना चाहता हूँ कि मैं एकदम हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि समाज के हर तबके, हर धर्म के लोग एकजुटता बना के रखें। किसी भी राजनेता के भाषण से अपने आप को अलग रखें, अपने सौहार्द को, अपने प्रेम को अपने बीच में बनाए रखें।